राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश की राजधानी दिल्ली में सभी ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया। सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई, जिसमें राष्ट्रपति और पीएम के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रहे। पीएम ने इससे पहले एक्स पर लिखा, मैं पूज्य बापू को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बापू को नमन किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बापू की समाधि पर पहुंचे, उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने बापू को याद किया और उन तमाम शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए। देखिए, पुष्प अर्पित कर बापू को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी श्रद्धांजलि देने से पहले पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने जब श्रद्धांजलि अर्पित की और बापू की समाधि पर पहुंचे, वो राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन बापू की पुण्यतिथि है। शहीदी दिवस के तौर पर ये दिन, जहां उन शहीदों को भी याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। तो पीएम ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम ने बापू को याद किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार में बापू को नमन किया। कहा, सामाजिक न्याय के लिए हम चल रहे हैं। जो बापू की सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर राहुल गांधी ने नमन किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़ी शख्सियतों ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, नमन किया। इस मौके पर उनकी निजी डायरी के कुछ पन्ने देशवासियों के साथ साझा किए गए, जिसमें उन्होंने बापू को लेकर कई बातें लिखी हैं। डायरी में कई जगहों पर उन्होंने महात्मा गांधी के कोट्स भी लिखे हैं, जो बताता है कि वो बापू को कितना पढ़ते रहे हैं और उनसे कितने प्रभावित रहे हैं। उन्होंने हमेशा बापू की स्वच्छता की सोच को आगे बढ़ाया, गरीबों और दुखियों के कल्याण के लिए उनके सेवक बन गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरी से कुछ पन्ने साझा किए गए हैं उनकी तरफ से, और उसमें बापू के विचारों से जो पीएम की प्रेरणा रही है, जो नीति निर्धारण में बापू की सोच रही है, उसका जिक्र है। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, आईएनडीआईए गठबंधन की हार। बीजेपी प्रत्याशी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस और आप ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने कांग्रेस और आप को पीछे छोड़ दिया है। तो कह सकते हैं छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन इंडिया गठबंधन की यह पहली हार है, जहां चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को जीत मिली है। नारे सुनिए किस तरह से भारत माता की नारे गूंज रहे हैं यहाँ। और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की यहाँ जीत, पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर। हालांकि कांग्रेस और आपने आरोप भी लगाया कि चुनाव सही ढंग से नहीं कराए गए। देखिए, बीजेपी के तमाम पार्षद खुश। पार्षद मनोज सोनकर, जो अब मेयर बन गए हैं, उन्होंने आप कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हराया। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाले, जिसमें से बीजेपी के मनोज को 16 है, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को 12 वोट मिले।
जबकि अलायंस के 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। खास बात यह कि भाजपा और विपक्षी दलों के इंडिया को एक और करारा झटका लगा। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठे। तो चंडीगढ़ में गठबंधन को झटका, बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया की हार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट इनवैलिड हुए, 4 वोट से बीजेपी मेयर का चुनाव जीत गई है। मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए हैं। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को हराया है। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाला था। और उत्तर प्रदेश में 84 आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी में 84 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, उससे पहले एक तरह से सबसे बड़ा फेरबदल भी आप उसे कह सकते हैं। बड़ा फेरबदल। यूपी में 84 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यूपी में हुआ है। तो यूपी में 84 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। दयाराम जो आईपीएस हैं वो अब पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन बनाए गए। सर्वानंद यादव पुलिस अधीक्षक यातायात निदेशालय। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। यूपी में 84 आईपीएस अफसरों के तबादले, बड़े स्तर पर तबादला हुआ है पुलिस विभाग में। ये बड़ा फेरबदल। 84 आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। यूपी में 84 आईपीएस अफसरों के तबादले और बड़ा फेरबदल कह सकते हैं आप। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ये सबसे अहम फेरबदल। हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतशाम सिद्दीकी कनेक्ट है। एहतशाम, एक बड़ा फेरबदल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले से माना जाए, क्या क्या बड़े बदलाव दिख रहे हैं 84 तबादलों में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव आयोग ने एक पत्र भेजकर साफ तौर से कहा था कि जिन लोगों के तबादले 4 साल से नहीं हुए हैं, वो आसपास के जिलों में बैठे हुए हैं, तैनात है, उनको तबादला करके उनकी रिपोर्ट 31 जनवरी 2024 तक आयोग को बताएं। उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन अफसरों का तबादला किया है जिनकी पोस्टिंग अभी नहीं हो पाई थी, काफी दिनों से एक जिले में बने हुए थे। साथ ही जिन अफसरों का प्रमोशन हो गया था उनको फेंटा गया है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज तकरीबन 8 से ज्यादा जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं, 2 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और 84 से अधिक आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और आज रात और कल तक कुछ और भी तबादले होने की पूरी गुंजाइश है। सरकार ये चाहती है कि जो आयोग को रिपोर्ट जाए उसमें इस हिसाब से सूची जाए ताकि कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जो 3 से लेकर 4 साल तक उसकी पोस्टिंग रही हो। तो ये आयोग के मापदंड के हिसाब से फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने में वक्त है। लेकिन ये जो तबादले हो रहे हैं वो एक रूटीन प्रक्रिया में तबादले कहे जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए एहतशाम आपका बहुत शुक्रिया। तो कल जिलाधिकारियों के तबादले से जुड़ी खबर आई थी और आज 84 आईपीएस अफसरों के तबादले से जुड़ी ये जानकारी और बड़ा फेरबदल। हालांकि रूटीन तबादला जरूर इसे कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ये तबादला हुआ है। और केरल से बड़ी खबर है। पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई है। केरल की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। बीजेपी नेता की हत्या की दोषी ये पाए गए थे। केरल में बीजेपी के एक नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने करीब 4 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। इस वारदात में शामिल सभी दोषी प्रतिबंधक संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या की वारदात में 8 आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया है। इसके बाद मावेलिक्कर की जिला अदालत ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई। दरअसल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को बेरहमी से हत्या की गई थी। पूरे परिवार के सामने, उनकी बीवी, उनके बच्चों के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया था पीएफआई के इन आरोपियों ने, दोषियों ने अब कहा जाए। और इसी मामले में इन आरोपियों को दोषी माना गया। फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें 8 मुख्य आरोपी और 4 इसमें शामिल थे। तो केरल की मावेलिक्कर जिला अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव थे श्रीनिवासन, उनकी हत्या की गई थी 2021 में। उनके परिवार के सामने उनका मर्डर किया गया था और इससे गंभीरतम अपराध श्रेणी में माना गया। इसके बाद बारी बारी से तस्वीरें आप देखिए, ये सभी पीएफआई से जुड़े हुए थे।
पीएफआई को हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में बैन भी किया, लेकिन इन आरोपियों को दोषी मानते हुए इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। कुल 12 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें से 8 मुख्य आरोपी थे और साथ ही 4 जो इसमें शामिल थे किसी न किसी तरह से, उनको भी दोषी माना गया है। 15 सदस्यों को दरअसल मौत की सजा सुनाई गई है। 15 तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार के सामने बीजेपी नेता की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब इनको मौत की सजा। मोदी सरकार में ऑटो कंपोनेंट बाजार ने पकड़ी रफ्तार। 2028 तक 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा ऑटो कंपोनेंट बाजार। 2023 में भारतीय ऑटोमेटिव आफ्टर मार्केट का आकार 10 बिलियन डॉलर का था। 2028 तक 1.4 गुना बढ़ने की उम्मीद के साथ 14 अरब डॉलर का अनुमान है। निर्यात आफ्टर मार्केट सेगमेंट के लिए 35 अरब डॉलर का अवसर है। इंजन पार्ट्स, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पार्ट्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स पर ध्यान केंद्रित है। रबर घटक, कूलिंग सिस्टम, फिल्टर पर भी ध्यान केंद्रित। पर्ची हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये कहा है बाबा बालकनाथ ने। विधानसभा में कांग्रेस के सवालों पर भड़के, कहा पर्ची सौभाग्य की बात है। पर्ची के जरिए ही हमारे कार्यकर्ता गांव से निकलकर यहां तक पहुंचते हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता को भी सीएम बनाती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बाबा बालकनाथ ने पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में रिश्वत से सरकार चलाई गई है। इस दौरान विधानसभा में पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी उठी। बीजेपी विधायक जसवंत यादव ने आरसीपी पर विपक्ष के विधायकों को ताली बजा सीएम का स्वागत करने को कहा। मोदी सरकार में हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने तारीफ की। भारतीय अर्थव्यवस्था जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, कुमार मंगलम बिरला ने कहा।